हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से ना, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई लाइव अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम सुनने के लिए आप तरस गए थे कि सर ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो आ गया ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर और अब है इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि किसी भी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है ना, उसको किसी भी कंडीशन में मिस आउट मत करना। ठीक है, क्यों मिस आउट नहीं करना है? बिकॉज इस चैप्टर से जुड़े हर छोटी से छोटी चीज और हर बड़ी से बड़ी चीज जो है ना, उसका एक ही साथ जो पूरा समागम है वो कहां देखने को मिलता है? आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपने ये वाला वीडियो मिस कर दिया ना, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इस चैप्टर के बेसिक को मिस कर गए। ठीक है, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर चैप्टर के बेसिक्स को मिस करे। ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना, जब तुम्हारे ऊपर लोड हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, जब तुम्हारे बैकलॉग बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं, तो बाकी टॉपिक वाइज बैकलॉग्स को क्लियर करना आसान है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा बेसिक वाला बैकलॉग आ गया है ना, तो बेसिक के बैकलॉग को क्लियर करने में समय बहुत जाता है। ठीक है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप कभी भी कुछ भी करें, लेकिन टॉपिक वाइज भले ही तुम्हारा बैकलॉग में चले जाए, उसे तुम कवर अप कर लोगे, लेकिन बेसिक फंडामेंटल जो होता है ना, वो किसी भी कंडीशन में बैकलॉग में कभी भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए आपको लेकर के चलते हैं इसके एंट्री स्लाइड के ऊपर, विच इज द बेसिक आइडिया स्लाइड। ठीक है, तो यहां पे ना आपको बहुत सारी चीजें जो है ना वो ऐसी सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, जो कि क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली क्लास 10th के फिजिक्स का जो एडवांस वर्जन होता है वो आपको क्लास 12th में नजर आता है फिजिक्स में, और क्लास 9th की फिजिक्स का जो एडवांस वर्जन होता है वो आपको क्लास 11th की फिजिक्स में समझ में आता है। ठीक है, तो जरा गौर करते हुए चलेंगे। क्या लिखा हुआ है? लाइट, एज वी ऑल नो, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पहले तो इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अति इंपॉर्टेंट कैटेगरी की चीज है ये, कि लाइट, एज वी ऑल नो, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, कोई भी चीज अगर नजर आ रही है, कोई भी चीज अगर दिखाई दे रही है, तो वो इसलिए दिखाई दे रही है बिकॉज वहां पे लाइट है, और लाइट फिर क्या होता है कि वो पड़ती है ऑब्जेक्ट पे, फिर वो लाइट हमारी आंखों में जाती है, तो हमारी आंखें जो है ना फिर उसको परसीव करती हैं, दिमाग परसीव करता है, इमेज फॉर्म करती है। ठीक है, तो अंधेरे में आपको चीजें जो है ना वो दिखाई नहीं देती हैं। आई बात समझ में? अंधेरे में चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं बिकॉज लाइट ही तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो अपनी आंखों में सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट को ना पहले तो क्लासीफाई कर दिया जाता है दो तरह से। ठीक है, जरा फोकस करेंगे इस बात पे। ऑब्जेक्ट देखो, क्लास 9th में, क्लास 11th में ऑब्जेक्ट क्या हुआ करता था? एक उसका मास हुआ करता था, उसका कुछ वेट हुआ करता था, उसकी कुछ वेलोसिटी हुआ करती थी, उसका कुछ एक्सेलरेशन हुआ करता था, ऑल द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वर देयर। ठीक है, लेकिन जब आप ऑप्टिक्स पढ़ते हैं ना, तो ऑप्टिक्स में आपको ऑब्जेक्ट के मास से मतलब नहीं है। ठीक है, ऑप्टिक्स में आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से मतलब नहीं है, ऑप्टिक्स में आपको ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन या वेट से मतलब नहीं है। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को अभी ट्रीट कैसे करते हो? जस्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट। कैसे करते हो उसको ट्रीट? जस्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को ना हमने बेसिकली क्लासिफाई करके रखा होता है दो तरह से। ठीक है, ये शायद आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, शायद नहीं भी पढ़ा होगा, अब दैट डिपेंड्स। ठीक है, तो पहला होता है अपने पास में ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। पहला क्या होता है अपने पास में सर? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी ना खुद की लाइट रेज होती हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे क्लासी सोर्स क्या है? सन। ठीक है, सन की क्या खुद की लाइट रेज है, ऐसा नहीं कि कहीं और से लाइट रेज उधार लेकर के वो आपको दिखाए। उधार लेने का मतलब कैसा? मान लीजिए स्टाइलस है। ठीक है, ये स्टाइलस दिखाई दे रहा है क्या? हाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ हमारी पूरी टीम को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो स्टाइलस नजर तो आ रहा है, लेकिन क्या ये देखो, अगर कोई चीज नजर आ रही है इसका मतलब पक्की सी बात है कि उसमें से लाइट रेज निकल रही है। ठीक है, बिकॉज अगर लाइट रेज नहीं निकल रही
होती ना तो हमें ये कभी दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये स्टाइलस हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से लाइट रेज निकल रही है, दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब इसमें से लाइट रेज निकल रही है। लेकिन जो भी लाइट रेज निकल रही हैं, क्या वो लाइट रेज खुद इस ऑब्जेक्ट ने प्रोड्यूस करी है क्या? नहीं सर, ये लाइट रेज खुद इस ऑब्जेक्ट ने तो प्रोड्यूस नहीं करी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो ये भी है, सोर्स ऑफ लाइट तो ये भी है, लाइट तो इससे भी निकल रही है, लेकिन ये जो लाइट निकल रही है इससे, क्या ये लाइट खुद से प्रोड्यूस कर रहा है क्या? नहीं सर, खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और इसीलिए अगर वो लाइट रेस खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो इसे नाम दिया जाता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अगर ये लाइट रेस खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो इसको नाम दिया जाता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो लाइट रेस खुद से प्रोड्यूस कर रहा है तो इट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और अगर वो लाइट रेस खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो दिस विल बी वेरी कन्वीनियंटली कॉल्ड एज अ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब यार जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है ना, इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या होता है? या इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल होता है सन, सूरज, ठीक है। इसको अपन कहेंगे द सन, बिकॉज ये क्या खुद से लाइट रेस को प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट है तो सोर्स ऑफ लाइट है, और सोर्स ऑफ लाइट है मतलब उसमें से लाइट रेस निकल रही हैं। खुद से प्रोड्यूस अगर वो कर रहा है लाइट रेस तो इट विल बी कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अगर खुद से नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब इस कमरे में क्या हो रहा है ना कि अगर इस कमरे में जितनी भी यहाँ पे हजारों लाइट्स लगा के रखी हुई हैं, अगर सारी लाइट्स को हम बंद कर देंगे, ठीक है, जब सारी लाइट्स को बंद कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? रूम तो बिल्कुल पैक्ड है, स्टूडियो तो बिल्कुल पैक्ड होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर तरफ एकदम ब्लैक कलर की शीट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत एकदम धुप अंधेरा हो जाएगा अगर लाइट को बंद कर दिया जाए तो, ठीक है। अब वहां पे आकर के अगर मैं ढूंढूं, अरे स्टाइलस कहां गया, स्टाइलस कहां गया, नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? एक तो पहली बात तो कलर काला है इसका, ठीक है। दूसरा क्या, ऊपर से पूरा लाइट आपने बंद करके रख दी है, तो भाई एक तो ये अपने को काला होने के बावजूद दिखाई क्यों दे रहा था? बिकॉज क्या है कि एटलीस्ट ये जो कमरे की जो लाइट रेज है, जो इतनी सारी लाइट लगा के रखी है, वो लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, उसके बाद वो लाइट हमारी तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर हमको ये नजर आ रहा है। अगर ये लाइट ही पूरी बंद कर दी जाए, एक तो रूम पूरा अंधेरा, ऊपर से ये खुद काला, अब मैं उसको ढूंढूं कि भाई कहां है स्टाइलस, कहां है स्टाइलस, कहां है, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, चांस ही नहीं। आया समझ के नहीं आया? आया समझ के नहीं आया? तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में फिर जमाने भर की चीजें आ जाएंगी, ठीक है। मैं स्टाइलस दे देता हूँ पहले एग्जांपल, स्टाइलस आ जाएगा क्योंकि इसके अपन ने बहुत बात कर ली। उसके बाद टेबल आ जाएगा, चेयर, किसकी टेबल में लाइट लगा कर रखी किसी ने, ठीक है। टेबल आ जाएगा, चेयर आ जाएगा, एक्सेट्रा 100 तरह की चीजें, ठीक है। ऐसी 100 तरह की चीजें जो कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट को ना हम डिफाइन कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट इज बेसिकली डिफाइंड एज द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अपन डिफाइन कैसे करेंगे? तो ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट इज बेसिकली डिफाइंड एज द source of light. Object is basically defined as the source of light, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है, बोलो हाँ कि ना? यस सर, बिल्कुल सटीक बात है। तो ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द सोर्स ऑफ लाइट। क्लासिफिकेशन दो तरह से इसका हो जाता है, एक हो जाता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और दूसरा हो जाता है क्या सर? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ना एक काम करना, इस चीज को कहीं नोट डाउन कर लेना कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनियस में क्या होता है? दे डोंट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, ठीक है। दे ओनली रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। जैसे इसने क्या करा, स्टाइलस ने सराउंडिंग से लाइट ले ली और फिर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है हमारी आंखों की तरफ, फिर हम उसको देख पाते हैं कि अच्छा दिख तो रहा है, स्टाइलस स्मूथ तो है, बढ़िया तो है, ठीक है। बोलो हाँ कि ना? आई बात समझ की नहीं आ गई? तो पहले आप एक काम करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन है ना, एक बार आप इसको बना लेंगे, मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर दिया है ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस के तौर पे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। तो व्हाट इज बेसिकली अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट? तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, ठीक है। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैव लाइट ऑफ देयर ओन। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैव लाइट ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की लाइट होती है भाई। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, ठीक है। पहली बात तो क्लियर है, ऐसा पहला वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जब बात होती है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उसके बाद जब बात होती है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की, तो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में क्या होता है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, ठीक है। ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, डो नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। डो नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की लाइट रेस तो बिल्कुल भी नहीं होती है, वो बस सराउंडिंग की लाइट को ना रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। दे जस्ट
they just reflect the light of surrounding. दे जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सराउंडिंग. ठीक है, इसको नोट कर लेना. इसमें तुम्हारा क्या है, पर्सपेक्टिव पूरा क्या है, क्लियर होते हुए चलेगा. एकदम बॉटम लाइन से पढ़ाते हुए चल रहा हूं. ऐसा मैं कुछ भी मान के नहीं रखता हूं कि भाई तुम्हें ये तो आता ही होगा, तुम्हें ये तो आता ही होगा. अगर अपन को सब कुछ ही आता होता तो फिर हमें इतना ज्यादा ना क्या है कि मल्टीपल सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, कायदे की बात तो ये. तो अगर तुम यहां तक आए हो पढ़ने के लिए तो मेरा बनता ये है कि भाई मैं तुम्हें पूरा बॉटम लाइन से लेकर के टॉप लेवल तक का पढ़ाऊंगा. ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ना पेशेंटली हर वीडियो को देखते हुए चलना है, नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करते हुए चलना है और अपने एंड से कोई कमी मत छोड़ना, बिकॉज यहां मेरे एंड से कोई कमी नहीं होने वाली है. तो जस्ट मेक श्योर करो कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती रहे. ठीक है, ऐसा ना हो कि तुम्हारा बैकलॉग पे बैकलॉग पाइल अप होता जाए. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बैकलॉग बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है ना, तो आपका क्या है कि फिर उस चैप्टर से इंटरेस्ट छूट जाता है, थोड़ी सी होपलेसनेस आना शुरू हो जाती है. ठीक है, इसलिए लगे रहो लगे रहो लगे रहो. बैकलॉग क्रिएट अगर हो गया तो उसको टेक इट एज चैलेंज और उसको कवर अप करो. वीकेंड्स पे कवर अप करो, हो सके एक आध दिन छुट्टी मारो, एक आध दिन चाहो तो एकदम गायब हो जाओ. ठीक है, पूरा फोन वोन बंद कर लो, सबसे कांटेक्ट तोड़ दो. ठीक है, और सिर्फ बैकलॉग्स क्रिएट करने के पीछे पड़ जाओ. आई बात समझ में. ठीक है, अपना जो मेन फोन है वो ऑफ कर करके मम्मी का फोन ले लो, पापा का फोन ले लो, उसके बाद उसमें जो वीडियोस हैं वो देखते हुए चलना. आया समझ के नहीं आया? तो अब यहां पे क्या है, दे जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सराउंडिंग फ्रॉम देयर सरफेस. सराउंडिंग फ्रॉम देयर सरफेस. ठीक है, they just reflect the light of the surrounding from their surface. ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो मैं चाहूंगा एक बार जरा आप ये डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर कहानी में बढ़ना आगे काफी आसान रहेगा. बोलो हाँ कि ना. ये वाली बात समझ में आ गई क्या? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है. ठीक है, चलिए. तो यहां पे क्या लिखा था कि लाइट एज वी ऑल नो इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट. ठीक है, उसके बाद क्या, इट इज मेनली थ्रू लाइट एंड सेंस ऑफ विजन दैट वी नो एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड अस. ठीक है भाई, अगर हम देख नहीं पाते तो हम जो आसपास की दुनिया है क्या उसको हम एग्जैक्टली इंटरप्रेट कर पाते? नहीं कर पाते. ठीक है, या अगर मान लो कि हमारी आंखें सही है लेकिन लाइट ही नहीं है सराउंडिंग में, तो भी क्या हम दुनिया को देख पाते? नहीं देख पाते सर. ठीक है, तो लाइट का सराउंडिंग में होना और हमारी आंखों का इतना केपेबल होना कि हम उससे विजन प्रोड्यूस कर सकें, सेंसेशन ऑफ साइट आ जाए, तो ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं देखने के लिए. ठीक है, आई बात समझ में. तो इट इज मेनली थ्रू द लाइट एंड सेंस ऑफ विजन दैट वी नो एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड अस. ठीक है, दुनिया को देखना जानना इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज लाइट है और हमारी आंखों में सेंस ऑफ विजन है. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं. चलिए, बेसिक फैक्ट अबाउट लाइट इज दैट इट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इनॉर्मस स्पीड व्हिच इज मेजरेबल. ठीक है, यहां पर ये जो स्पीड है ना, दैट स्पीड इज बेसिकली मेजरेबल. तो अपन एक काम करते हैं, नोट कर लें इसको. बेसिक फैक्ट अबाउट लाइट इज दैट इट ट्रैवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इसलिए कहा गया इसको रे ऑप्टिक्स. ठीक है, तो आप समझते हैं एक नॉर्मल सेगमेंट ऑफ लाइन में और एक रे ऑफ लाइट में अंतर क्या होता है कि लाइन सेगमेंट अगर बना के रखा है ना, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं असाइन करी आपने. ठीक है, लेकिन अगर रे ऑफ लाइट है ना तो आप उसमें एरोस दिखाई देते हैं कि अच्छा ये जो लाइन है ना वो इधर से उधर जा रही है, एरो वहां बनाए तो लाइन जो है ना वो इधर से उधर जा रही है. ठीक है, तो रे में क्या होता है, रे का मतलब है कि एक लाइन है विच इज हैविंग अ डायरेक्शन एज वेल. रे का मतलब क्या होता है कि एक लाइन है विच इज हैविंग डायरेक्शन एज वेल, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रे ऑफ रे. ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, लाइट में खूबसूरत बात क्या है कि लाइट जो है ना वो ट्रैवल करती है along a straight line with enormous speed, बहुत ही तगड़ी स्पीड है. और ये स्पीड मजे की बात है कि मेजरेबल स्पीड है. ठीक है, अब यहीं से ना हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोगों ने ये चीज पढ़ के रखी थी, लाइट वेव जो है ना, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. हम लोगों ने लाइट के अंदर, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर क्या पढ़ के रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमने क्या पढ़ के रखा है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खास बात क्या होती है कि ये ना, इनको पहली बात तो कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फ्लो करने के लिए. ठीक है, ये नॉन मटेरियल मीडियम में फ्लो कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है. और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आप बात करें, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, ये 7 तरह की वेव्स होती हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. आप सातों में से किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, सबकी जो स्पीड होती है ना वो एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है. क्या बोला मैंने? किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है ना सर, वो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है. तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इट ट्रैवल्स इन वैक्यूम, इट ट्रैवल्स इन वैक्यूम with a speed
इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम विथ अ स्पीड एग्जैक्टली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल टू the speed of light in vacuum, exactly equal to the speed of light in vacuum, exactly equal to the speed of light in vacuum, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, यहां तक का फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब जरा आपको मैं दिखाता हूं कि हाउ टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। पेपर पे कैसे बनाएंगे? पेपर पे, ठीक है। देखो ये होगा तुम्हारे पास में, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, ठीक है, और उसके बाद ये होगा तुम्हारे पास में मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो गया है और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो गया है। तो यहां पे कुछ इस तरह ऐसा वेरिएशन होता है भाई साहब, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव जो होता है ना, ये एक दूसरे के होते हैं सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव जो होते हैं ना सर, ये होते हैं एक दूसरे के कैसे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसा ते ऐसा, फिर ऐसा ते ऐसा, ठीक है, फिर ऐसा नीचे और ऐसा इधर। बोलो हाँ कि ना? ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर, ये वाली बात बकायदा समझ में आ गई है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो दिस इज एंटायरली अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, और यहां पे अगर देखा जाए तो दिस इज एंटायरली अबाउट मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां पे क्या जा रहा है सर? यहां पे एक्स एक्सिस पे क्या जा रहा है सर? एक्स एक्सिस पे जा रहा है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या जा रहा है सर? एक्स एक्सिस पे जा रहा है डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। आ रही है ये वाली बात? क्लियर हो पा रही है ये वाली बात? यस सर, ये वाली बात क्लियर हो पा रही है। तो एक्स एक्सिस पे क्या जाएगा सर? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है और यहां पर क्या है सर? यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन। बोलो हाँ कि ना? क्या ये वाली बात बकायदा क्लियर हो गई है? यस सर, ये वाली बात जो है वो शानदार जानदार तरह से बकायदा क्लियर हो चुकी है। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी वेव होती है सर? लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए अब लाइट की जो स्पीड होती है ना सर, तो वो लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? 2.99792458, ठीक है, 2.99792458 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। भाई किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी न्यूमेरिकल में मुझे पता है, तुम्हें पता है कि हम ऐसी वैल्यू तो नहीं यूज करने वाले, ठीक है। हालांकि होती है टू बी वेरी प्रिसाइज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है ना, वो 2.99792458 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड जरूर होती है। लेकिन अपन जो लेके चलेंगे ना, इट इज इजी टू टेक। अब आ गए इजी वाली बात पे, आ गए। इट इज इजी टू टेक स्पीड ऑफ लाइट एज 3 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको अपन सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। बस बात वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। बोलो यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है सर? पूरा क्लियर है। ये जो वैल्यू है ना, दिस इज वन ऑफ द यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आया था ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर, क्लास 9th में, क्लास 11th में भी आ गया था, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आया था, उसको अपन ने कहा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो तो बहुत बढ़िया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई थी 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट तो मतलब ये भी हुआ करता था, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। और यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम है, दिस इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये वाली बात समझ में आ गई है क्या? यस सर, ये वाली बात भी समझ में आ गई है कि इस जो सी की वैल्यू होती है यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है। बाकी मैं सी को और किसी चीज के लिए यूज नहीं करने वाला हूं। अगर छोटा वाला सी लिख के रखा है और स्पीड के रिस्पेक्ट में लिख के रखा है, तो स्पीड में अगर सी लिख दिया मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो लाइट की स्पीड ना अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाती है, ठीक है। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो है टॉप स्पीड 3 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैं आपको जरा एक बार कंफर्मेशन देता हूं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर श्योर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट वेरीज विथ मीडियम,
स्पीड ऑफ लाइट वेरीज विथ मीडियम, दैट इज फॉर श्योर। स्पीड ऑफ लाइट वेरीज विथ मीडियम, अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर मीडियम आपका डेंसर होना शुरू हो गया, अगर ज्यादा डेंसर मीडियम होगा ना तो वहां पे लाइट की जो स्पीड है वो फिर कम हो जाती है। अगर रेयरर मीडियम होगा तो वहां पे लाइट की स्पीड अच्छी खासी पहुंच जाती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट वेरीज विथ मीडियम, ठीक है। तो अब पहली बात अपन करते हैं कि वैक्यूम में क्या है, फिर अपन बात कर लेंगे एयर में क्या है, फिर अपन बात कर लेंगे वाटर में क्या है, फिर अपन बात कर लेंगे ग्लास में क्या है, ठीक है। तो अगर वैक्यूम में ध्यान दिया जाए तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है वो भी देख लेते हैं। एयर में ध्यान दिया जाए तो एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है वो भी देख लेते हैं। वाटर में ध्यान दिया जाए तो वाटर में लाइट की स्पीड क्या होती है वो भी देख लेते हैं। उसके बाद ग्लास में ध्यान दिया जाए तो ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होती है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात ना, बस आप एक बात समझते हुए चलना कि जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है ना, यहाँ पे जो मीडियम है ना वो स्टेप बाय स्टेप डेंसर होता शुरू हो रहा है, ठीक है, डेंसर होता जा रहा है। वैक्यूम से डेंसर एयर हो गया, एयर से डेंसर वाटर हो गया, वाटर से भी डेंसर ग्लास हो गया। आई मेरी बात समझ? यस सर, ये वाली बात बिल्कुल बकायदा समझ में आ गई है। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है सर? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ कि ना। वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी को तो फिर अपन c से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को तो फिर अपन छोटे वाले c से रिप्रेजेंट करते हैं। बोले हाँ कि ना। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा बकायदा क्लियर है, ठीक है। अब एयर में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? तो एयर में लाइट की स्पीड हो जाएगी 2.9979 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि इसको भी अप्रोक्सीमेटली अपन क्या लेने वाले हैं? चलो 3×10⁸ लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी अपन अप्रोक्सीमेटली क्या लेने वाले हैं? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ऐसा बोल देता ना कि अरे वैक्यूम में एयर में सेम स्पीड होती है, तो फिर तुम मुझसे पलट के पूछते हैं कि सर एयर की अगर बात की जाए ना, एयर कंपैरेटिवली वैक्यूम से डेंसर है, तो एयर में लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने बता दिया कि हाँ भाई थोड़ी सी कम है, ठीक है। लाइट की स्पीड एयर में थोड़ी सी कम है। कितनी है सर? 2.9979 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप क्या मान लेते हैं? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर इज अगेन अ डेंसर मीडियम, तो वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो थोड़ी सी और कम हो जाएगी। तो सर यहां पे क्या हो जाएगी? तो यहां पे हो जाएगी सर 2.25, उसके बाद 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ कि ना। तो 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास की जब बात की जाए तो ग्लास में लाइट की स्पीड और भी ज्यादा कम है, ग्लास में लाइट की स्पीड और भी ज्यादा कम है। कितनी है सर? 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे वाटर में 2.25 10⁸, एयर में 3×10⁸ अप्रोक्सीमेटली, और वैक्यूम में 3×10⁸ एग्जैक्टली, ठीक है। एयर में लाइट की स्पीड है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, लेकिन वैक्यूम में लाइट की स्पीड है 3×10⁸ एग्जैक्टली, ठीक है। मैं चाहूंगा इस पूरे टेबल को आप लोग तरीके से बना लें अपने कॉपी में, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ पाएंगे इत्मीनान से। बोलो हाँ कि ना। यस सर, यहां तक का फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो गया सर, ठीक है। निपटा रहे हैं इसको। ओके सर, बढ़िया। चलिए, तो ये वाली पूरी बात समझ में आ गई है। नाउ फर्दर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द हाईएस्ट स्पीड अटेनेबल इन नेचर, ठीक है। नेचर में सबसे टॉप स्पीड जो अटेन की जा सकती है, जो कि लाइट ने अटेन कर ली है, ठीक है, और कुछ नहीं। नेचर में सबसे टॉप स्पीड जो अटेन की जा सकती है, जो कि लाइट ने अटेन कर ली है, वो है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द हाईएस्ट अटेनेबल स्पीड इन नेचर, ठीक है। आगे पूरी बात समझ। मैं चाहूंगा कि इस बेसिक आइडिया वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें, तरीके से कॉपी में नोट करते हुए चलें, फिर कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं। यस सर, पक्का। ओके सर, आगे आते हैं। अब यहां पे अपन ने क्या देख लिया था? दिस वाज द बेसिक आइडिया। अब अपन आगे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस के ऊपर। भाई देखो, हम लोग जानते हैं कि लाइट के अंदर हमको बेसिकली दो तरह की चीजें पढ़नी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है तुम्हारे पास क्या? पहला है तुम्हारे पास में रिफ्लेक्शन। अरे 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 अरे, पहला हम जो पढ़ने वाले हैं ना सर, वो हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन को मोटा मोटी तौर से आप ये कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन में ना लाइट रेज बाउंस बैक कर जाती है इनटू द सेम मीडियम, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है सर? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन में क्या होता है सर? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन में लाइट जो है ना वो बाउंस बैक कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्शन में लाइट बाउंस बैक
कर जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे रिफ्लेक्शन में लाइट का बाउंसिंग बैक हो जाता है ना, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में लाइट ना बेंड हो जाती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट। Refraction is defined as the bending of light when it travels from one medium to another medium. Refraction is defined as the bending of light when it travels from one medium to another medium. बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। when it travels from one medium, जब किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो, ठीक है। when it travels from one medium to another medium, बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाला फंडा पूरा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो चुका है। तो एक तो रिफ्लेक्शन पढ़ना है, दूसरा रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्शन के लिए कहीं और से लाइट लेकर के आओगे और रिफ्रैक्शन के लिए कहीं और से लाइट लेकर के आओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है भाई। लाइट वही होती है, लेकिन लाइट कैसे सरफेस पे टकरा रही है ना, वो सरफेस का नेचर कैसा है वो डिटरमाइन करता है कि लाइट के साथ अब रिफ्लेक्शन होने वाला है कि लाइट के साथ रिफ्रैक्शन होने वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, लाइट कैसे इंटरफेस पे टकराती है, कैसे सरफेस पे टकराती है, उस सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि अब इस लाइट के साथ रिफ्लेक्शन होगा या इस लाइट के साथ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि इंटरफेस खुद क्या होता है, ठीक है। तो इंटरफेस इज डिफाइंड एज द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम्स, ठीक है। इंटरफेस को अपन डिफाइन करते हैं एज द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम्स। एग्जांपल लो इसका, देखो एग्जांपल लेते हैं पर इसका। मान लो एक ग्लास है, ठीक है। ये अपन ने एक ले लिया है ग्लास, ठीक है। और ग्लास के अंदर क्या भरा हुआ है सर, ग्लास के अंदर भरा हुआ है पूरा पानी पानी पानी, ठीक है। तो ग्लास के अंदर पूरा भरा हुआ है क्या सर, पानी 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 भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर, ग्लास के अंदर पूरा पानी पानी भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो अच्छी बात है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब बताए क्या होता है, ये जो टॉप मोस्ट लेयर है ना, इसको अपन कहते हैं, ये जो टॉप मोस्ट लेयर है ना, इसको हल्का सा मैं बस ऐसे शो करना चाहता हूँ। ये जो टॉप मोस्ट लेयर है ना बेटा, इसको अपन कहेंगे इंटरफेस। क्या बोलेंगे सर, इसको इंटरफेस बोलेंगे। क्यों इंटरफेस बोलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सर एयर है, इसके ऊपर क्या है सर, इसके ऊपर एयर है, ठीक है। इसके नीचे क्या है सर, इसके नीचे पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों मीडियम्स को जो सेपरेट कर रहा है ना, इन दोनों मीडियम्स को जो सेपरेट कर रहा है ना सर, वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो दोनों मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है ना, इसे फिर कहा जाता है क्या सर, इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस कहा जाता है, इंटरफेस, ठीक है। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर, इंटरफेस का जो बेसिक फंडामेंटल है वो समझ में आ गया। इट इज जस्ट अ बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम्स। इंटरफेस क्या होता है सर, इंटरफेस इज जस्ट अ बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन सर टू मीडियम्स, ठीक है। अब इंटरफेस को ना हम लोग प्रॉपर्ली जब क्लासीफाई करते हैं, तो ये तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो इंटरफेस जो होता है ना सर, इसको अपन क्लासीफाई करते हैं दो तरह से, ठीक है। मैंने कहा था कि यार लाइट के साथ रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, वो डिपेंड करता है इंटरफेस के नेचर के ऊपर कि किस किस्म का इंटरफेस है, ठीक है। इंटरफेस दो तरह के होते हैं, एक होता है सर अपने पास में क्या, रिफ्लेक्टिव इंटरफेस, ठीक है। एक होता है अपने पास में क्या सर, एक होता है अपने पास में रिफ्लेक्टिव इंटरफेस, ठीक है, जहां से लाइट रेज जो है ना रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। और एक होता है अपने पास में क्या, रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस या रिफ्रैक्टिव इंटरफेस, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंटरफेस में क्या होता है, यहाँ पे आपको लाइट रेज का ना अब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, लाइट रे जो है ना वो मीडियम के अंदर घुस जाएंगी, ठीक है। तो और यहाँ पे रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये रिफ्लेक्टिव इंटरफेस है बेसिकली, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव इंटरफेस का सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या होता है सर, मिरर। मिरर इज द मोस्ट क्लासिक एग्जांपल फॉर रिफ्लेक्टिव इंटरफेस। और रिफ्रैक्टिव इंटरफेस का सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या होता है सर, लेंसेज, ठीक है। लेंसेज आर द क्लासिक एग्जांपल फॉर रिफ्रैक्टिव इंटरफेस, ठीक है। अगर आपने लेंस यूज कर लिया तो वहां पे रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर आप लोगों ने मिरर यूज कर लिया तो फिर वहां पे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। चलें फिर, बढ़िया, यहां तक का पूरा फंडा क्लियर है? यस, यहां तक का फंडा पूरा जानदार शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बात किसके बारे में करी थी, इंटरफेस के बारे में। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि किसी भी दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री, किसी भी दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाली बाउंड्री को कहा जाता है इंटरफेस। क्या कहते हैं सर, उसको इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफेस दो तरह के हो गए,
इंटरफेस यहाँ पे हो चुके हैं कुल मिला करके दो तरह के। कौन कौन से सर वो इंटरफेस? तो एक होता है अपने पास में रिफ्लेक्टिव इंटरफेस और दूसरा अपने पास में क्या होता है सर? रिफ्रैक्टिव इंटरफेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंटरफेस ये तो बहुत एकदम नॉर्मल सी बात है। तेरे हाथ में मान ले एक बॉल है, ठीक है, अगर बॉल को अपन ने फेंका वॉल की तरफ, तो वॉल से जो बॉल है वो वापस टकरा करके वापस इस तरफ ही आ रही है ना। ये तो नहीं कि वो वॉल को छेद के उस तरफ निकल गई, ऐसी कौन सी बॉल थी भाई? आया समझ में? तो यहां पे क्या है कि बॉल गई, दीवार पे टकराई और टकरा करके वापस आ गई ना, तो यहां पे इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको सर? रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक, लाइट की बात करता हूं मैं वैसे तो, एग्जाम्पल देता हूं बॉल पत्थर वाले, ठीक है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया था बिकॉज वो नेचर ऑफ द इंटरफेस, ठीक है, वो जो वॉल थी ना उसका नेचर ही कि वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। ठीक है, मान ली एक पत्थर है, ठीक है, अगर मैंने पत्थर सेम मास का पत्थर जितना बॉल का मास था और सेम वेलोसिटी के साथ फेंका जितनी वेलोसिटी के साथ अपन ने बॉल को फेंका था, लेकिन उस पत्थर को अपन ने फेंका है ना पानी पे, ठीक है, तो पानी क्या उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा क्या? नहीं सर, वो जो पानी का इंटरफेस है ना उसका नेचर रिफ्लेक्टिंग नहीं है, उसका नेचर अब्सॉर्बिंग है। पानी के अंदर बॉल धुप करके चले आएगी, वो जो स्टोन था ना वो धुप करके चले आएगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाली बात समझ में आई। तो इंटरफेस पे डिपेंड करता है ना कि अब्सॉर्ब करेगा कि फेंक देगा वापस। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेस दो तरह के होते हैं, एक तो रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्ट बैक करना होता तो सीधे रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। ठीक है, कौन कहता है? रिफ्लेक्टिव इंटरफेस का सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या होता है सर? मिरर। ठीक है, मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा, लेंसेज हैं, ग्लास का प्लेट है तो फिर वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ? यस सर, आ रही है वाली बात समझ में। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, अच्छा अगर रिफ्रैक्टिव है तो अब्जॉर्प्शन वर्ड है, वहां पे लाइट रेस का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जरा कहानी में अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हुए चलते हैं क्या लिखा हुआ है। वेदर द लाइट विल अंडरगो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द इंटरफेस। ये बात मैंने पहले भी क्लियर कर दी थी कि ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्शन के लिए आप अलग तरह की लाइट लेकर के आ जाओगे या फिर रिफ्रैक्शन के लिए डिफरेंट तरह की लाइट लेके आ जाओगे। नहीं सर, लाइट तो वही है। अब उस लाइट के साथ रिफ्लेक्शन होना है या फिर उस लाइट के साथ रिफ्रैक्शन होना है तो वो तो डिपेंड करेगा इंटरफेस के नेचर के ऊपर। इंटरफेस किस तरह का है तुम ये बताओ। ठीक है, अगर इंटरफेस ऐसा है कि रिफ्लेक्ट कर देगा जैसे कि मिरर, तो वहां पे रिफ्लेक्शन होगा। अगर इंटरफेस ऐसा है कि लाइट रेस को अब्सॉर्ब कर लेगा, रिफ्रैक्शन करवा देगा जैसे कि लेंसेज, तो वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। इतनी सी बात होती है। ठीक है, जबकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर मैं आपको डेडिकेटेड लेक्चर भी दूंगा। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा ना प्लेलिस्ट के अंदर, उस प्लेलिस्ट के मतलब इस वीडियो के बाद का जो वीडियो होगा उसमें रिफ्लेक्शन को ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन को भी करेंगे। ठीक है, यस सर। तो यहां पे क्या होता है कि वेदर द लाइट विल अंडरगो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द इंटरफेस एट विच लाइट स्ट्राइक्स। ठीक है, किस इंटरफेस पे लाइट जा करके टकरा रही है ना उस इंटरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि लाइट के साथ में अब रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा। और ये कहीं से कहीं तक इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि नेचर ऑफ लाइट क्या है या फिर सोर्स ऑफ लाइट क्या है। नॉट ऑन द नेचर ऑफ द लाइट और द सोर्स ऑफ द लाइट, कहीं से कहीं तक नेचर ऑफ लाइट या फिर सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। बोलो हाँ कि ना? क्या आप लोग को ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया? इंटरफेस का पूरा फंडा समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। दो तरह के होते हैं, रिफ्लेक्टिव इंटरफेस क्लासिक एग्जांपल मिरर और रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस क्लासिक एग्जांपल लेंसेज या फिर ग्लास प्लेट। ठीक है, मैं चाहूंगा एक दफा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया क्लियर? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि मिरर जो है ना वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, तो अगर कभी आप लाइट रेस को जा करके ऐसे स्ट्राइक करवा दोगे ना मिरर के ऊपर, कितना प्यारा डायग्राम है। ठीक है, ये अपने पास में एक मिरर है और इस मिरर पे जाकर के लाइट रेज ना स्ट्राइक कर रही है, तो जो लाइट रेज मिरर पे जाकर के स्ट्राइक करती हैं उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि मिरर का नेचर कैसा है? मिरर का नेचर है कि भैया जस्ट लाइक अ वॉल। ठीक है, वॉल पे आपने बॉल को फेंका तो क्या बॉल जो है ना उसने वो दीवार को फाड़ के अंदर घुस गई क्या? नहीं सर, अंदर नहीं घुस पाई। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? सेम चीज यहां पे, क्या लाइट इसके अंदर घुस गई क्या? नहीं सर, ये मिरर है। नाम तो देखो इसका, नाम तो देखो, इसका काम तो समझो, ये मिरर है। मिरर कभी लाइट रेस को ना ऐसे अब्सॉर्ब नहीं करेगा। जैसे लाइट रेस आ गई, इंसिडेंट लाइट रे, उठा के फेंक दिया उसको सेम तरफ। ठीक है, आया समझ में? तो आई कहां से थी सर? लाइट रेस आ तो रही थी एयर से। ठीक है, और सर लाइट रेस गई कहां पे? सर लाइट रेस गई भी एयर में ही। ठीक है, तो यहां पे आप एक बात समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन तो हो रहा है और रिफ्लेक्शन में देयर इज नो चेंज इन मीडियम। इस बात को आप समझना अच्छे से कि इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में सबसे प्यारी बात क्या है कि यहां पे कोई भी मीडियम का चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है? इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन देयर इज नो चेंज इन द मीडियम। ठीक है, देयर इज नो
change. In the case of reflection, there is no change in the medium. Reflection में अगर गौर किया जाए तो reflection में there is no change in the medium. मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा सुप्रीम तरह से बैठ गया होगा कि हाँ सर, फिर ठीक है कि रिफ्लेक्शन में कोई मीडियम में चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रिफ्लेक्शन में एक और बड़ी प्यारी बात होती है कि वेवलेंथ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन देयर इज नो चेंज इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां तक रिफ्लेक्शन की बात है, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन देयर इज नो चेंज, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है। ना ही फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा, भाई फ्रीक्वेंसी में चेंज तो रिफ्रैक्शन में भी नहीं आता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में चेंज तो रिफ्रैक्शन में भी नहीं आता है, ठीक है, लेकिन यहां पर भी नहीं आएगा। तो देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एज वेल, ठीक है। जो इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ थी ना, वही रिफ्लेक्टेड वेव की भी वेवलेंथ होगी, ठीक है। जो इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ थी ना, वही रिफ्लेक्टेड वेव की भी वेवलेंथ होगी। इतनी आरामदायक बात है, क्या आप लोग को बकायदा समझ में आ गया? यस सर, ये रिफ्लेक्शन के जो की फीचर्स है ना, वो हम लोग को बकायदा समझ में आ गए। मिरर को मैंने कर दिया है गोल, ठीक है, याद रखना है इस बात को। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्लास 10th का बेसिक फंडा होता है, ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार कवर अप करवा देता हूं उस चीज को कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, ठीक है। ध्यान रखो, इंसिडेंट रे रियल लाइट है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे भी रियल लाइट है। तो ये सब रियल डायग्राम, लेकिन ये नॉर्मल जो है ना, वो इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है। तो जरा गौर करना, जब कोई इंसिडेंट रे के बारे में पूछेगा ना, तो जब कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में पूछेगा ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है सर, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ठीक है। तो एंगल आई इज बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के जो एंगल होते हैं ना, उसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी सुप्रीमली क्लियर है आप लोग के दिमाग में, और ये वाला फंडा भी सुप्रीमली क्लियर है आप लोग के दिमाग में। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। बोले हाँ कि ना, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, यहां तक का फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है, ठीक है। चलिए, दिस वॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्लेट, ठीक है। तो देखो भाई साहब, अगर रिफ्रैक्शन करवाना है तो एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव इंटरफेस का ही होना जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंटरफेस होगा तभी रिफ्रैक्शन हो पाएगा, अदरवाइज रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यार रिफ्रैक्शन के लिए अपन ने ये इसको यूज कर लिया। अब जरा गौर करना, कितनी प्यारी चीज है, तुमको दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, जब लाइट आके टकरा रही है तो यहाँ पे निकल गई, क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग इंटरफेस था, लाइट रेस को अंदर आने की इजाजत देता ही नहीं है। लेकिन जब रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस था तो क्या हो गया, जैसे लाइट रेज यहां पे आकर के स्ट्राइक करी, तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस वाले केस में क्या होता है कि जैसे लाइट रेज आकर के यहां पे स्ट्राइक करी, तो अगर ये मिरर होता, मेरी बात समझना, अगर ये मिरर होता ना, तो पता है क्या होता, मिरर वाले केस में ये लाइट रे ऐसे आ रही है, मिरर वाले केस में लाइट रेस फिर ये ऐसे निकल जाती है। बोलो हाँ कि ना? ऐसा होता कि नहीं होता? अगर ये मिरर होता तो ऐसे ही होता सर, ठीक है, मिरर होता तो ना ऐसा होता। लेकिन असलियत में क्या है सर, ये मिरर नहीं है, ये ग्लास प्लेट है, विच इज द क्लासिक एग्जांपल फॉर रिफ्रैक्टिव इंटरफेस। लाइट रेस को अंदर आने देगा, लाइट रेस अपना मीडियम चेंज करेंगी और लाइट रेस बेंड भी हो जाएंगी। रिफ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं बहुत ही शानदार तरह से, ठीक है। पहला क्या होता है, चेंज इन मीडियम, ठीक है। In the case of refraction, there is a change in medium, ठीक है। In the case of refraction, there is a change in the medium, ठीक है। In the case of refraction, there is a change in the medium. Refraction में medium जो है ना, वो बकायदा चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है, उसके बाद यहां पे टकरा करके, ये तो है तो रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस ही, मीडियम तो चेंज करवाएगा ही करवाएगा, तो ये लाइट रेस फिर ऐसे निकल जाती हैं। आइए, आपको ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे कि इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन देयर इज अ चेंज इन मीडियम, और लाइट रेस बेंड भी हो जाती है इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इन रिफ्रैक्शन लाइट रेस शोज बेंडिंग एज वेल, ठीक है। इन रिफ्रैक्शन
लाइट रेज क्या है, बेंड भी हो जाते हैं। इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट रेज शोज बेंडिंग एज वेल, ठीक है, लाइट रेज शोज बेंडिंग एज वेल, bending as when they change the medium, as when they change the medium, जैसे ही मीडियम चेंज करेंगे तो बेंडिंग भी हो जाएगी, एज व्हेन दे चेंज द मीडियम, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला फंड आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा। ये सर बकायदा क्लियर हो गया, तो मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें बकायदा इसको बना करके दिखाएं कि सच में जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर लाइट रेज स्ट्राइक करती है ना, जब सच में रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के ऊपर लाइट रेज स्ट्राइक करती है ना, तो फिर लाइट रेज बेंड हो जाती हैं, जो कि यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, ठीक है। मैं चाहूंगा जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर, यहां तक का मसला पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार ना डायग्राम वाइज देख लेना इसको अच्छे से। रिफ्लेक्शन जब होना होता है ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट रेस को उचका देगा, अंदर आने देगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, इसका नेचर ही ऐसा है, लाइट रेस अंदर घुस जाएंगी भाई साहब, ठीक है, ये इसको अलाउ करता है, ठीक है, अब्सॉर्बिंग है ना, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था कि क्लास 9th क्लास 11th में हम लोग क्या चीज समझते हुए चलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका मास मैटर करेगा, उसका वेट मैटर करेगा, उसकी वेलोसिटी मैटर करेगी, उसका एक्सेलरेशन मैटर करेगा, सारी की सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई, वो मैटर करती हैं। लेकिन जहां तक आप बात करेंगे ऑप्टिक्स की, ठीक है, तो ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट को उसके मास के दम पे नहीं तोला जाता, उसकी वेलोसिटी के बारे में नहीं सोचा जाता, उसका एक्सेलरेशन भी मैटर नहीं करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भाई ऑब्जेक्ट को ट्रीट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अगर हमें कोई सी भी चीज दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब क्या है कि इससे लाइट रेज निकल रही हैं। अब कहानी वापस वहीं पहुंच गई कि अगर ये लाइट रेज खुद से प्रोड्यूस कर रहा होगा तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, अगर लाइट रेज खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होगा तो फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। आई मेरी बात समझ में? बट द बॉटम लाइन इज दिस कि ऑब्जेक्ट है तो सोर्स ऑफ लाइट है, ऑब्जेक्ट है तो क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो इन रे ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, एंड लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पे इन रे ऑप्टिक्स an object is defined as the source of light, ऑब्जेक्ट को अपन डिफाइन करते हैं as what, as a source of light, ठीक है। और रे डायग्राम्स में we take object as point sized और finite sized object, ठीक है। रे डायग्राम्स में अपन क्या करते हैं, रे डायग्राम्स में हम ऑब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं, या तो पॉइंट साइज मान लीजिए ऑब्जेक्ट को, या तो मान लीजिए फाइनाइट साइज, ठीक है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुमको कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ऐसे बताता हूं कि भाई एक कॉन्वेक्स लेंस था अपने पास, ठीक है। हम लोग सब लोग जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस जो है ना वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। मान लीजिए दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब अगर मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कहता हूं कि भाई यहां पे ना तुम्हारे पास में एक पेड़ है, ठीक है, एंड दिस पेड़ इज द ऑब्जेक्ट ना बेसिकली, ठीक है। ये जो अपन ने यहाँ पे पेड़ बना के रखा है, दिस पेड़ इज व्हाट, दिस पेड़ इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो पेड़ है तो फिर इसके क्या है, पूरी ब्रांचेस होंगी, तो इस पेड़ की क्या है, पूरी ब्रांचेस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये जो पेड़ अपन ने बना के रखा है, दिस ट्री इज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन अब आप इस पेड़ को ना ऐसे नहीं दिखाओगे, ठीक है। आप क्या बोलते हो कि है तो फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट, तो ये इसको मैं किसी भी कंडीशन में पॉइंट साइज तो मान के नहीं चल सकता, ठीक है। सामने अगर एक लेंस है, ठीक है, एक मान लो कैमरा की लेंस है, और उससे अगर मैं इस पेड़ को कैप्चर करना चाह रहा हूं, तो उस कैमरे की लेंस के सामने ये जो पेड़ है, क्या ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है? सर कैसी बात करो, बिल्कुल पॉइंट साइज नहीं है, ठीक है। तो आप अगर ये फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहले एक काम करना, इसके नीचे तो मैं ऐसे लिख लेना कि ये फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट जब होता है ना, तो इसको अपन फिर कैसे शो करते हैं मैं तुमको दिखाता हूं, ठीक है। जब फाइनाइट साइज्ड ऑब्जेक्ट आ जाए ना, तो फिर इसको अपन कैसे शो करते हैं, फिर अपन ऐसा करते हैं कि लेंस तो बनाएंगे बाकायदा वैसे का वैसा ही, ठीक है। लेंस को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेंस तो हम बनाएंगे बिल्कुल वैसे का वैसा ही। बट द थिंग इज दिस कि फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए अपन सिर्फ एक काम करते हैं कि एक लाइन लगा दे, एक लाइन मार देते हैं जो कि पॉइंट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। हम बस एक काम करेंगे, हम एक लाइन लगा देंगे और जो कि पॉइंट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। सो ये जो एरो मैंने बना करके रखा है ना, दिस एरो इज द फाइनाइट साइज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो एरो मैंने बना करके रखा है ना, दिस एरो इज द फाइनाइट साइज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको अपन लिख देंगे दिस इज द फाइनाइट साइज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर भी लिख देते हैं कि दिस इज अ सर फाइनाइट साइज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज अ फाइनाइट साइज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है।
दिस इज अ फाइनाइट साइज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो ये कहानी होती है अपने पास में। अब जैसे मान ले कोई बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा अगर ऑब्जेक्ट होगा तो फिर अपन बस एक पॉइंट लगा देंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गई मेरी पूरी बात? तो ये जो बेसिक फंडामेंटल है ना, ये रे डायग्राम्स में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो इन रे डायग्राम्स वी टेक एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद क्या है, रे डायग्राम्स में ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, या तो पॉइंट साइज हो जाएगा या तो फाइनाइट साइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक रैंडम रे डायग्राम आपके सामने दे के रखा हुआ है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये कॉन्वेक्स लेंस था, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं लेंस और मिरर्स के ऊपर ना बाकायदा पूरी डिटेल्ड क्लास लूंगा, तो आप बेफिक्र रहिएगा। अभी के लिए आपको बता दूं कि दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, नॉट मिरर, दिस इज अ लेंस, ठीक है। ऑब्वियसली सर कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहां पे मैंने जो बना के रखा है, दिस इज नथिंग बट अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ये कॉन्केव मिरर वाले केस में क्या होता है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सब सारी चीजें भी क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। आप बस प्लेलिस्ट में चेक करते हुए चलेगा, ये अपना इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे सारी चीजें 10th वाली कवर अप करते हुए चल रहा हूँ और 12th के लिए एकदम रेडी कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपने पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट रहा होगा, इसलिए इसको अपन एक एरो से बना करके दिखा दिया, ठीक है, और कुछ नहीं करा, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम, ठीक है। तो लाइट रेस निकलती है तो ये फोकस से पास हो जाएगा और ये ऐसे पास कर जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि अब इस डायग्राम का ना आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इस डायग्राम को बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो चीजें मैंने यहाँ पे स्लाइड पे बोर्ड पे लिख करके रखी हैं, इसको भी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का? चलें फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं, है ना। यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, निपटा दिया जाएगा इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेसिक अजम्पशंस ऑफ ऑप्टिक्स के ऊपर, ठीक है। ऑप्टिक्स में हमारे क्या क्या बेसिक अजम्पशंस थे, अब जरा आप गौर करते हुए चलिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए ना रे डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है, तुम बोलोगे ठीक है सर क्या क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, मैंने बोला एक कॉन्वेक्स लेंस है, तुमने बोला बढ़िया सर कॉन्वेक्स लेंस, तो फिर तुम अभी जिस रूम में बैठे हो ना, तुमने वहां पे इमेजिन कर लिया होगा एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे रूम की जो भी ज्योमेट्री होगी उसके हिसाब से भाई आसपास की सारी चीजें जो हैं वो उस कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब तुम्हारे रूम की सिमेट्री क्या है, क्या मुझे पता है, ठीक है, या हमारे स्टूडियो की सिमेट्री क्या है, क्या ज्योमेट्री है, क्या तुम्हें पता है क्या? नहीं सर नहीं पता है। तो इवेंचुअली होता क्या है ना कि तुम अगर रे डायग्राम बनाओगे ना, तो तुम्हारा रे डायग्राम समझने के लिए मुझे तुम्हारे रूम का पर्सपेक्टिव पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बनाऊंगा रे डायग्राम बस ये मान के कि भाई यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को रखना है और बाकी सारी चीजें ऑब्जेक्ट है, तो मैं जब वो डायग्राम बना के सबमिट करूंगा ना, तुम्हें पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि इस रूम की स्टूडियो की ज्योमेट्री कैसी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना कि भाई जितने लोग उतने परसेप्शंस, किसी ने एक्स्ट्रा कलाकारी कर दी तो और भी अलग मसला हो जाएगा। तो यहां पे क्या होता है कि सब लोग कॉमन पेज पे आ सके, सब लोग का बॉटम लाइन फिक्स हो सके, तो इसके लिए अपन क्या कहते हैं ना कि बेसिक अजम्पशंस दे दिए गए हैं ऑप्टिक्स में कि भाई इनिशिएट सब लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। तो कैसे इनिशिएट करेंगे? सब लोग के लिए ये कहा गया है कि हमेशा हम ऐसा मान के चलेंगे कि लाइट रेज जो है ना वो ट्रैवल करती है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब तुम मुझे यहीं पे टोक दोगे कि सर ऐसा तो नहीं है, जैसे मान लीजिए सर हमारे रूम में हमारा जो ड्रेसिंग टेबल है वो यहाँ पे है, हमारा जो ड्रेसिंग टेबल है सर वो यहाँ पर है। मैंने बोला बहुत बढ़िया उम्दा, ये तुम्हारा, तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हारा जो ड्रेसिंग टेबल है वो यहां पर है, ठीक है। समझ में आ रही कोई बात, समझ में आ रही कोई चीज? तो ये तुम्हारा क्या है, ये आईना है तुम्हारा, ठीक है, ये आईना है, ये तो एक गाना है भाई, तो ये है आईना, ठीक है। और क्या है कि अब यहाँ पे अब क्या है, तुम सामने खड़े हो गए, ठीक है। तो जैसा मान लो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ये भाई तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और ये जमीन है, आजकल पाँव जमीन पे नहीं टिकते तुम्हारे। तो यहाँ पे क्या है कि अब तुम यहाँ पे सामने खड़े हो, तो फिर तुम क्या बोलोगे कि सर अब तो हम ऑब्जेक्ट है। मैं बोलूंगा कि हाँ भाई बात तो गलत नहीं है, तुम ही ऑब्जेक्ट हो, तुम ही हो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब क्या है कि लाइट ना तुमसे जाएगी, और लाइट जब ऐसे आएगी तुम क्या बोलोगे, सर ये तो लाइट फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाने लगी, ठीक है। तो मैं तुमको वही तो बोला था कि भाई अब अगर अपन ऐसा मानते हुए चलेंगे ना तो सबका पर्सपेक्टिव अलग है। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि हमको हमारी फोटो लेनी नहीं है, हमने अपने घर में बिछा दिया आईना नीचे की तरफ, हम पंखे देखते रहते हैं। भाई किसी का पर्सपेक्टिव कुछ भी, मैंने वही कहा था, किसी ने कलाकारी बीच में करी तो फिर मसला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि सब लोग अपने सेम पेज पे आ जाए, इसलिए अजम्पशन क्या लिया जाता है कि भाई हमेशा अपन ऐसा मानेंगे लाइट कभी राइट टू लेफ्ट
लेफ्ट नहीं आएगी, हम लिखते कैसे हैं, लेफ्ट टू राइट ना। तो इसमें बेसिक अजम्पशन क्या होता है कि भाई लाइट हमेशा ट्रैवल करेगी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। क्या तुम्हें समझ में आ गया? बताओ क्या तुम्हें समझ में आ गया है? पक्का? तो यहां पे हम ऐसा मान के चलते हैं कि लाइट हमेशा ट्रैवल करती है, लाइट हमेशा ट्रैवल करती है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहां तक का मसला पूरा क्लियर है। तो दिस लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट हमेशा ट्रैवल करेगी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड एंड दिस इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, ये अपना बेसिक अजम्पशन हो गया। ठीक है, यस सर, मान लेंगे इस बात को। तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ये हमारा हो चुका है सर बेसिक अजम्पशन। ठीक है, उसके बाद एक बात जरा सोचते हुए चलना, अगर तुम ये मान के चल रहे हो, अगर तुम ये समझते हुए चल रहे हो कि लाइट को ट्रैवल करना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो इसके लिए जरूरी है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हो लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट नहीं रखा होगा तो लाइट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? हवा। तो मेरे कहने का मतलब क्या होता है कि मैंने स्टार्टिंग में इस पॉइंट को क्लियर कर दिया था कि ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट अगर कहीं से निकल रही है ना तो ऑब्जेक्ट से ही निकल रही है और कहीं से नहीं निकल रही है। ठीक है, तो नाउ अगर आपने अजम्पशन नंबर 1 ये मान के रखा हुआ है कि लाइट ट्रैवल करेगी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, असलियत में तो क्या होता है कि जैसे मान ले अब ना यहां पे कोई रखा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या सिर्फ लाइट क्या एकदम टारगेट करके मिरर की तरफ ही फेंकता है क्या? नहीं सर, ऑब्जेक्ट जो है ना वो लाइट तो पूरा 3D में प्रोड्यूस करेगा, पूरे हर तरफ प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हमें हर तरफ की लाइट से मतलब है क्या? नहीं सर, हमें हर तरफ की लाइट से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उस लाइट से मतलब है जो कि मिरर की तरफ जाएगी और लाइट रेज शुड ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। पहला असम्पशन। अब अगर लाइट रेज को लेफ्ट हैंड साइड से ट्रैवल करना स्टार्ट करना है तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब लेफ्ट हैंड साइड में कोई सोर्स ऑफ लाइट हो। अब जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उसी को तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस वहीं पे मसला क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को अपन डिफाइन कैसे करते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और सोर्स ऑफ लाइट तो होता है वो तो अपन जानते ही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? प्लेसमेंट कैसी है ऑब्जेक्ट की? तो एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इरेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अपन हमेशा सीधा प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इरेक्ट। ऑब्जेक्ट को अपन हमेशा सीधा ही प्लेस करते हैं, जिसका मतलब ये होता है विच मीन्स द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। जिसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है ना ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस्ड होता है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला फंडा मेरे ख्याल में आपके दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारे बेसिक अजम्पशन होते हैं ऑप्टिक्स के। पहला, लाइट रेज ट्रैवल करेगी हमेशा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। असलियत में तो वो हर कहीं जा सकती है भाई, हर कहीं लाइट रेज जा सकती है, लेकिन अगर तुम वैसे चले गए तो भाई 100 लोग 100 परसेप्शन 100 रे डायग्राम, पल्ले किसी को कुछ नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, इसलिए बेसिक ग्राउंड रूल फिक्स कर देते हैं। ग्राउंड रूल क्या? ग्राउंड रूल नंबर 1 क्या? अजम्पशन नंबर 1 क्या? कि लाइट रेज ट्रैवल करेंगी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। दूसरा, अगर लाइट रेज को लेफ्ट हैंड साइड से निकलना है, राइट में जाना है, तो किसी सोर्स ऑफ लाइट को लेफ्ट में प्लेस करना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ऑब्जेक्ट को कभी भी उल्टा मत रखो, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इरेक्ट, सीधे खड़ा करना पड़ेगा अपने को ऑब्जेक्ट को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर। तो ये अपने पास में बेसिक अजम्पशंस ऑफ ऑप्टिक्स हैं। मैं चाहूंगा इत्मीनान से पहले आप इसका दो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आई बात समझ? यस सर, यहां तक का फंडा बकायदा क्लियर हो चुका है, बेसिक अजम्पशंस ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है, उसके बाद फिर अपन आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज पे। ठीक है, जब तुम सुबह सुबह नहा धो के या बिना नहाए धोए भी, ठीक है, जब कभी तुम उठते हो और अपना चेहरा देखते हो आईने में, ठीक है, तो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो कौन है? वो इमेज है तुम्हारी। ठीक है, वो क्या है? तुम्हारी इमेज है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो कि रिफ्लेक्शन से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, आई मेरी बात समझ? तो वो जो आपको आईने के अंदर दिखाई दे रहा है ना, दैट इज जस्ट एन इमेज। कौन है वो? जस्ट एन इमेज। ठीक है, तो इमेज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने लाइट रेज को एमिट करवाया, उसके बाद फिर वहां पर एक ऑप्टिकल इल्यूजन प्रोड्यूस हो गया जिसको अपन इमेज कहते हैं। ठीक है, इमेज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये वाली बात बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अब उसके बाद क्या
होता है, इमेज इज सेड टू बी फॉर्म्ड एट अ पॉइंट ओनली इफ टू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर आप इमेज का फॉर्मेशन तभी बता सकते हो जब उस पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा लाइट रेज आपस में टकरा जाएं, ठीक है। तो जब दो या दो से ज्यादा लाइट रेज आपस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या फॉर्म हो रहा है सर, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो इमेज इज सेड टू बी फॉर्म्ड एट अ पॉइंट ओनली इफ टू और मोर देन टू लाइट रेज, ओनली इफ टू और मोर देन टू लाइट रेज इंटरसेक्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर अगर दो या दो से ज्यादा, किसी भी पॉइंट पर अगर दो या दो से ज्यादा लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इमेज फॉर्म हो चुकी है, अदरवाइज इमेज फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। अब जरा यहां पे देखो, देखो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ना, ये इसके फोकस पे आ रहा होगा, ठीक है। तो फोकस से लाइट रेस गई और उसके बाद लाइट रेस कैसी हो गई सर, पैरेलल। सर पैरेलल लाइट रेस और फोकस में ना एक पेयरिंग बन जाती है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो लाइट रेस चले आएंगी पैरेलल, अगर लाइट रेस पैरेलल से आ रही है तो इमेज बन जाएगी एट फोकस। तो वो सब मैं करवाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर भी, बाय अ स्फेरिकल मिरर भी, बाय लेंसेज भी, ठीक है। सब करवाऊंगा, बेफिक्र रहना। उसके बाद क्या होता है, तो इमेज क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। नाउ किसी भी पॉइंट पर अगर इमेज फॉर्म हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा लाइट रेज में आपस में इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट रेज में इंटरसेक्शन होगा तब हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब अगर रियल लाइट रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है तो फिर रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, अगर वर्चुअल लाइट रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब सर ये रियल लाइट रेज और वर्चुअल लाइट रेज क्या होती है, तो सबसे पहली चीज अपन एक काम करते हैं, ये दिखा दूंगा प्लेन मिरर के सहारे से, ठीक है। दिस इज अ प्लेन मिरर, बोलो हाँ कि ना, यस सर। ये अपने पास में क्या है सर, एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर ना तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट है, ठीक है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, बोलो हाँ कि ना। ये तुम्हारे पास में क्या है सर, ये तुम्हारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट से निकल रही है लाइट रेज, इस ऑब्जेक्ट से क्या निकल रही है सर, लाइट रेज निकल रही है, ठीक है। तो जब लाइट रेज निकलेंगी ना इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, तो जरा मेरी बातों पे ना अच्छे से ध्यान देते हुए चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुमको बता रहा हूं, ठीक है। ये तो लाइट रेज जाएंगी सर ऐसे करके, ये लाइट रेस गई ऐसे करके, टकरा करके लाइट रेस वापस पीछे निकल जाएंगी, बोलो हाँ कि ना। यस सर, बात बिल्कुल सटीक है, ठीक है। तो लाइट रेस जाएंगी ऐसे करके, टकरा करके लाइट रेस निकल जाएंगी पीछे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सारी की सारी रियल लाइट रेस जाएंगी और राइट में क्या हो जाएगा सर, राइट में जो लाइट रेस है ना, ये भाई बीच में मिरर है, तुम इस पे ध्यान दो ना, तुम इस पे फोकस करो भाई। दिस इज अ प्लेन मिरर, और मिरर कैसा होता है सर, मिरर का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव इंटरफेस, ठीक है। बूझे कुछ, मिरर का मतलब क्या होता है सर, मिरर का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव इंटरफेस। मिरर का मतलब क्या होता है सर, मिरर का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव इंटरफेस, ठीक है। चलिए अब जरा फोकस करते हुए चलेगा मेरी बातों पे अच्छी तरह से। तो जब ये लाइट रेस आ करके टकराएंगी ना इसके ऊपर, तो क्या होता है, राइट हैंड साइड में एक बात समझते हुए चलेगा, ये आप रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्टिव इंटरफेस की बात कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या रियल लाइट रेस जा पाएंगी, नहीं सर, मिरर अलाउ ही नहीं करेगा। मिरर जो होता है ना वो रिफ्लेक्टिव इंटरफेस होता है, मिरर कभी लाइट रेस को राइट हैंड साइड में जाने के लिए अलाउ करेगा ही नहीं। यहां देख लो, लाइट रेस गई, एरो बना दिया, लाइट रेस पीछे मुड़ गई, एरो बना दिया, लाइट रेस वहां पे जा ही नहीं पाई। तो ये दरअसल मैंने जो कुछ भी यहां पे कारनामा करा है ना, दिस इज द एक्स्ट्रापोलेटेड लाइट रेस, दिस इज द एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ रे। मतलब जहां पे लाइट रेस नहीं जा रही है वहां पे जबरदस्ती उसको खींच करके लेकर के जाना। असलियत में क्या लाइट रेस यहां पे जा रही है, क्या नहीं जा रही है सर, ठीक है। वो तो मैंने डायग्राम वाइज एक्स्ट्रापोलेशन कर दिया। तो यहां पे जो ये लाइट रेस को अपन बोलते हैं वर्चुअल रे, ठीक है। इस लाइट रेस को अपन यहां पे नाम क्या देंगे सर, दिस इज अ वर्चुअल लाइट रे। इस लाइट रे को अपन यहां पे नाम क्या देंगे सर, दिस इज अ वर्चुअल लाइट रे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला मसला आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब जरा गौर करना, एक लाइट रे और भी तो आ सकती है, एक लाइट रे और भी आ गई, ठीक है। अब तुम मेरी बात सुनना बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। सर ये लाइट रे चली गई, लेकिन क्या है कि ये लाइट रे उस तरफ जा पाएगी क्या, नहीं सर, क्योंकि बीच में मिरर है, अलाउ ही नहीं करेगा। तो ये लाइट रेस को ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। मेरे ख्याल से आप लोग को अभी ये वाली पूरी कहानी समझ में आ रही होगी कि लाइट रेस को ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, ठीक है। तो जब मैं लाइट रेस का ना ऐसे एक्स्ट्रापोलेशन करूंगा, मेरी बात पर जरा गौर करते हुए चलना, ठीक है। जब मैं लाइट रेस का ऐसा एक्स्ट्रापोलेशन करूंगा,
जब मैं लाइट रेस का ऐसा एक्सट्रापोलेशन करूंगा तो वहां पर होता है इमेज का फॉर्मेशन। दिस पॉइंट इज नोन एज ए, और इस वाले को अपन कहते हैं ए डैश। ठीक है, क्या बोलेंगे सर, इसको अपन ए डैश बोलेंगे। तो ए इज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश इज द वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो अपन क्या बोल देंगे सर, इसको बोल देंगे ए डैश इज द वर्चुअल इमेज। ए डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट ए। इसको लिख लो अच्छे से, ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट ए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। तो यहाँ पे ऐसे राइट हैंड साइड में कैसी इमेज बनेगी सर, वर्चुअल इमेज बनेगी, और लेफ्ट हैंड साइड में कैसी इमेज बनेगी सर, रियल इमेज बनेगी। बिकॉज मिरर में, रिफ्लेक्टिव इंटरफेसेस में राइट में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल लाइट रेज होती हैं और लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ रियल लाइट रेज होती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा क्लियर है आप लोग के दिमाग में। ठीक है, तो अगर रियल लाइट रेज किसी पॉइंट पे टकरा गई तो फिर वो रियल इमेज फॉर्म करेंगी, और अगर वर्चुअल लाइट रेज किसी पॉइंट पे टकरा गई तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है कि इफ रियल लाइट रेज इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट। और अगर लाइट रेज अपीयर्स टू बी इंटरसेक्टिंग, इफ लाइट रेज अपीयर्स टू बी इंटरसेक्टिंग, जैसे कि यहां पे क्या हुआ था, लाइट रेज असलियत में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है भाई, लाइट रेज तो ऐसे गई ऐसे निकल गई, उसके बाद मैंने करा इसका एक्सट्रापोलेशन, देन इट अपीयर्स टू बी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, यहां पे लाइट रेज असलियत में उस तरफ जा भी नहीं रही थी, वो तो मैंने एक्सट्रापोलेशन कर दिया, तब जाकर के लाइट रेज ना वहां पे टकरा गई, तो इट बेसिकली अपीयर्स टू बी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, आई बात समझ। तो इफ लाइट रेज अपीयर्स टू बी इंटरसेक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तब अपन कहते हैं कि उस वाले पॉइंट पर क्या हो रही है सर, उस वाले पॉइंट पर सर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है सर, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। उसके बाद ना तुमको यहाँ पे एक कॉम्बो पैक देता हूं मैं। सर कॉम्बो पैक क्या होता है यहाँ पे भाई, चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अगर कभी भी जमाने में वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब सीधी खड़ी होती है, सीधी खड़ी इमेज बनती है। ठीक है, तो आईने के सामने जब तुम जाते हो ना तो फिर तुम्हारी लेटरली इन्वर्टेड है, साइडवेज तुम्हारी इमेज पलटी हुई है। तुम अगर राइट वाला हाथ खड़ा करोगे ना तो जो तुम्हारी इमेज होगी ना, उस इमेज वाली प्रतीक का लेफ्ट वाला हाथ ऊपर जाएगा। आई मेरी बात समझ में। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि इमेज साइडवेज तो इन्वर्ट हो गई, लेकिन फिर भी भाई देखो, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सीधे उल्टे की बात कर रहा हूं। कहने का मतलब क्या कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये थोड़ी हो रहा है कि भाई आईने में जो मेरी इमेज बन रही है उसमें मेरे पैर जो है ना वो ऊपर है और सर मेरा नीचे है, क्या ऐसा बन रहा है क्या? नहीं सर, ऐसी इमेज तो नहीं बन रही। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, वर्टिकली इन्वर्टेड। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो आईने में जो हमारी इमेज बन रही है ना वो बाकायदा कैसी इमेज बन रही है सर, इरेक्ट बन रही है, मतलब वर्चुअल रही होगी। ठीक है, ये तो कॉम्बो पैक है भाई। दुनिया भर में कहीं पर भी अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो पक्की बात है कि वो इरेक्ट है, और दुनिया भर में कहीं पर भी अगर रियल इमेज बन रही है, दुनिया भर में कहीं पर भी अगर रियल इमेज बन रही है तब तो मतलब पक्की सी बात है कि वो इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी इमेज है। अगर रियल इमेज बन रही है तब तो मतलब पक्की सी बात है कि वो उल्टी इमेज बन रही है, इनवर्टेड इमेज बन रही है। मेरे ख्याल में आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका होगा। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। बोलो हाँ कि ना? यस सर, यहां तक का फंडा शानदार तरह से क्लियर हो चुका है। कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज इज ऑल क्लियर फॉर अस। ठीक है, ओके सर, चले आगे बढ़े बेटा। उसके बाद रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, जो कि मैंने कहा था कि रियल इमेज हमेशा 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 उल्टी इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा हमेशा सीधी इमेज बनती है। ठीक है, तो रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, अब अपन आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन पे। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब भी दो प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है, और अगर वो दो प्लेन मिरर्स ना किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है तो वहां पर बनने वाली है फिर मल्टीपल इमेजेस। एक इमेज नहीं बनती है, मल्टीपल इमेज बनती है। यहां पे आप जरा गौर करें, यहां पे दो मिरर्स अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैं इसको हल्का सा मार्क कर देता हूं। देखिए एक मिरर ना ये वाला आपको समझ में आ रहा है, एक मिरर अपने पास में ये वाला है। ठीक है, और दूसरा मिरर मैं आप लोगों को दिखा दूं अगर हल्का सा, तो यहाँ पे ये इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ भी एक मिरर ही लगा हुआ है भाई, बाकी तो फिर यहाँ पे ये चीज आ गई है। ठीक है, तो एक मिरर ना भाई साहब यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये दो मिरर्स लगे हुए हैं, बोलो हाँ कि ना? ठीक है, और ये दो मिरर्स इंक्लाइंड है एट सर्टेन एंगल। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है थीटा, इस थीटा के एंगल पे ये दोनों मिरर जो है ना वो इंक्लाइंड है। तो जब भी दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स के बीच में जब
भी दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स के बीच में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं ना, तो उसकी फिर मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, उसकी फिर एक इमेज नहीं बनती, उसकी बनती है सर फिर मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, तो कितनी इमेज बनेगी कितने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे, वो आपको निकालना होता है। तो इसको अपन बोलते हैं कि मल्टीपल इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस कर दिया है बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस कर दिया है बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, तो वहां पर मल्टीपल इमेजेस जो है ना वो बन जाएंगी। ठीक है, वहां पर बन जाएंगी सर मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, अब अपन कैसे निकालते हैं तो जरा गौर करते हुए चलेगा। थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज द एंगल made between two plane mirrors। ठीक है, this is the angle made between two plane mirrors, this is the angle made between two plane mirrors। दो प्लेन मिरर्स के बीच का जो एंगल है ना, इसको अपन बोलेंगे थीटा। और उसके बाद यहाँ पे अपन छोटा वाला एन लेके चलेंगे, तो छोटा वाला एन तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। ठीक है, छोटा वाला एन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। कितनी इमेजेस फॉर्म होने वाली हैं, इसको आप जरा समझते हुए चलना। ठीक है, अब जरा गौर करो, देखो मान लीजिए कि अपने पास में दो प्लेन मिरर्स हैं जो कि इंक्लाइंड हैं एट सर्टेन एंगल थीटा। ठीक है, मान लीजिए अपने पास में दो प्लेन मिरर्स हैं, मान लीजिए अपने पास में दो प्लेन मिरर्स हैं जो कि इंक्लाइंड हैं एट एन एंगल थीटा। ठीक है, अब क्या होता है ना सर, यहाँ पे चलिए इंक्लिनेशन एंगल इज नथिंग बट थीटा। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको अपन ने प्लेस कर दिया इसके बीच में। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ना बहुत सारी इमेजेस बनने वाली हैं। ठीक है, अब कितनी इमेज बनेंगी उसके दो ही केसेस होते हैं। ठीक है, तो पहला केस जरा आप समझते हुए चलिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि 360 बाई थीटा करने पर आंसर अगर इवन नंबर आ जाए। ठीक है, अगर 360 बाई थीटा मैंने सॉल्व करा, जैसे मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, थीटा की वैल्यू अपने पास 60 डिग्री है। ठीक है, तो 360 बाई 60 करूंगा, आंसर आएगा 6, तो इवन नंबर हो गया। तो ऐसे कंडीशन में अगर 360 बाई थीटा इवन नंबर होता है, देन नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा सर, 360 बाई थीटा में से -1 कर दूंगा मैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका दूसरा वाला सिनेरियो लेके चलता हूं। ठीक है, इसको आपको अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा। सेकेंड सिनेरियो क्या है कि अगर ऐसा होता है, सेकेंड सिनेरियो ये है सर कि अगर ऐसा हो जाता है कि 360 बाई थीटा मैंने करा बट द आंसर इज ऑड, अगर आंसर ऑड आ गया तो इस वाले केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ इमेजेस जो होते हैं ना वो फिर 360 बाई थीटा के बराबर ही आ जाते हैं, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम। ठीक है, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है, पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। इसको बस जरा याद कर लो भाई, इसको दिल में बसा के रखना, इसको भी दिल में बसा के रखना। अब मैं इस पे ना 2 एग्जांपल करवाऊंगा तो पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मसला पूरा क्लियर है, यस सर ये वाला मसला पूरा क्लियर है। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान देते हुए चलना अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि अपने पास दो प्लेन मिरर्स हैं जो कि इंक्लाइंड हैं, मान लेते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, एक प्लेन मिरर ये, एक प्लेन मिरर ये। ठीक है, और ये दोनों प्लेन मिरर जो है ना वो 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ये जो दोनों प्लेन मिरर्स हैं सर, ये दोनों प्लेन मिरर जो हैं सर वो 90 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे रख दिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे रख दिया है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या होता है, देखो 360 बाई थीटा करेंगे अपन। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 360 बाई 90 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा सर इसका, 4 आएगा। तो 4 इज बेसिकली एन इवन नंबर। ठीक है, जब 4 एक इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस जब फॉर्म हो रही है ना, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, 360 बाई थीटा -1 करना पड़ेगा। तो जब -1 करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 360 बाई 90 -1 मतलब 4 -1, तो अपने पास इमेजेस कितनी बन जाएंगी सर, इमेजेस बनेंगे अपने पास में 3। तो इस वाले सिनेरियो में अपने पास जो इमेज बनेगी वो 3 इमेज बनेगी। ठीक है, अब एक और बहुत ही प्यारा केस करवाऊं तो मजा आ जाएगा इसमें। तो ठीक है, जैसे मान लो एक प्लेन मिरर ऐसा रखा हुआ है, ठीक है,
एक प्लेन मिरर जो है ना सर वो ऐसा रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर इसके साथ, ठीक है। और एक प्लेन मिरर सर ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये अपने पास दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, यहाँ पर कितनी इमेज बनेगी वो अपने को निकालना है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले अपन ना यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर प्लेसमेंट किसकी कर दी है सर, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कर दी है। अब आप जरा गौर करते हुए चलेगा, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब जरा आप गौर करते हुए चलेगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा सर, 180 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो जब आप निकालेंगे ना यहाँ पे 360 बाई थीटा, तो 360 बाई थीटा करना एक बार, तो 360 बाई थीटा मतलब 180, तो सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 कैसा नंबर है सर, इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर है ना, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितना हो जाएगा सर, 360 बाई थीटा माइनस 1, मतलब एक ही इमेज फॉर्म होगी। और आप जानते हैं कि ये दो प्लेन मिरर जब 180 डिग्री पे लगे हुए हैं ना, तो ये अल्टीमेटली एक प्लेन मिरर ही बन गया है, ठीक है। और जब एक प्लेन मिरर बन गया है तो फिर उसमें अगर एक ऑब्जेक्ट वहां पे रखा हुआ है, उसकी कितनी इमेज बनती है भाई, एक ही इमेज तो बनती है ना। बोलो हाँ कि ना। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत जो है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, वो यहाँ बताया मैंने, फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया। तो आपको इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा पहली फुर्सत में। तो ये वाला फॉर्मूला, इसको याद कर लेना। और फिर एक ये वाला फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद फिर तुमको जो मैंने करवाया था यहाँ पे, इसका एक और एग्जाम्पल जो मैंने 2 करवा दिए, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आई बात समझ? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब जरा कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। ओके, द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, यहां पर बात होने वाली है कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस को लेकर के। भाई जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान सबसे ज्यादा गलतियां जो होती हैं वो साइन कन्वेंशंस को लेकर के होती हैं, ठीक है। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बेसिक अजम्पशंस जो थे ना, वो आपके दिमाग में पूरे क्लियर होने चाहिए। लाइट रेज, देखो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है ना, वो लाइट रेज के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो लाइट रेज का डायरेक्शन क्या होता है, दिमाग में एकदम सेट कर लो कि हमारा बेसिक अजम्पशन ये था कि लाइट रेज हमेशा ट्रैवल करेंगी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ठीक है। दूसरा, ऑब्जेक्ट को अपन हमेशा प्लेस करेंगे ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। तीसरा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है ना, वो हमेशा इरेक्ट प्लेस्ड होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा प्लेस्ड होगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहां तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर है। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट, तो आप ले चुके थे मेरे ख्याल से, ठीक है। अब एक बार ना आप जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से एक बार जरा आप उसको देख करके रखें, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कहानी में आपको आगे लेकर के चलता हूं। चलें फिर कहानी में आगे बढ़ें। यस सर, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस की अपन बात करें, जहां पे सबसे ज्यादा गलतियां होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर आपने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सही से पढ़ लिया तो फिर न्यूमेरिकल्स में बच जाओगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। देखिए भाई, पहला क्या गिवन है इसके अंदर सर, फर्स्ट थिंग इज दिस कि द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस एंड द पोल इज टेकन एज द ओरिजिन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको जरा एक काम करता हूं, मैं पहले कॉनकेव मिरर से वाकिफ करवाता हूं आपको, ठीक है। अब देखिए, कॉनकेव मिरर बेसिकली क्या होता है सर, स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं ना, इसके अंदर जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। तो अपन सिर्फ ये लेके चलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से गायब करो, बकायदा गायब करो उसको यहाँ से, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इसकी जो बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस, तो लेट मी कॉल दिस एक्सिस एज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये अपने पास हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब देख क्या होता है ना, यहाँ पे ये अपन बनाते हैं इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है। ये अपन ने बना दिया है क्या सर, इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ना जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करती है, ठीक है, मिरर को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम नाम देते हैं पोल। बोलो हाँ कि ना। अब मिरर्स में क्या होता है ना कि आप हर डिस्टेंस जो है ना, वो बकायदा मेजर करते हुए चलेंगे ओनली फ्रॉम द पोल, ओनली फ्रॉम द पोल, ठीक है। ये वाली बात एकदम डन हो चुकी है सर। उसके बाद आप ना इस बात का हमेशा खास ख्याल रखें कि लाइट का डायरेक्शन क्या हो चुका है सर, लाइट का डायरेक्शन हो चुका है सर लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये तो बाई डिफॉल्ट ही है, दिमाग में रखना है इस चीज को कि भाई कोई तुमको वापस ना बार बार नहीं बताएगा, हमेशा याद रखना कि लाइट कहाँ जाएगी, लाइट का जो डायरेक्शन है दिस इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ठीक है। पक्का यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि ऑल दैट, देखो यहां पे जो प्रिंसिपल एक्सिस थी ना, दिस इज टेकन एज द एक्स एक्सिस। तो यस सर, ये जो अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज फॉर श्योर टेकन एज द
एक्स एक्सिस, ये जो अपने पास में एक्सिस है ना, इसको अपन कहते हैं सर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज फॉर श्योर टेकन एज द एक्स एक्सिस। उसके बाद सर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, हर डिस्टेंस जो है ना, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के पोल से ही आप हर डिस्टेंस को मेजर करते हो, स्फेरिकल मिरर के पोल से ही आप हर डिस्टेंस को मेजर करते हो, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। उसके बाद क्या लिखा है, द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। मतलब जो भी डिस्टेंस ना आप डायरेक्शन ऑफ लाइट में मेजर करोगे उसको अपन लेके चलेंगे पॉजिटिव। कैसे लेके चलेंगे सर, पॉजिटिव। मान लीजिए ये रहा अपना एक डायरेक्शन जो कि अपन मेजर करेंगे, तो दिस इज बेसिकली द पॉजिटिव डायरेक्शन, बिकॉज यहां पे आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट हैंड साइड, और लाइट भी कहां गई थी, लेफ्ट टू राइट हैंड साइड, उसको अपन लेके चलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन अगर आप कोई डिस्टेंस ना पीछे की तरफ लेके चलोगे तो उसको फिर अपन लेके चलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे आप जो भी डिस्टेंसेस पीछे की तरफ मेजर करोगे ना, उसको अपन लेके चलते हैं नेगेटिव। कैसे लेके चलते हैं सर, नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। एंड द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। यहां मैंने दिखा दिया, ऑपोजिट जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इतनी सिंपल सी बात होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द हाइट मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर आर टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा इज नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान ली एक ऑब्जेक्ट है जो कि ना अपन ने ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है, तो यहां पे जो उसका हाइट होगा ना, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। नीचे आता तो फिर नेगेटिव हो जाता, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे मान ले रियल इमेज है, तो रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो रियल इमेज हमेशा कैसी होती है सर, इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब ये है कि सर जो हाइट ऑफ इमेज है ना, वो अपने पास कैसा है सर, नेगेटिव है। आया समझ के नहीं आ गया, बिकॉज रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, तो एच आई कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और वहीं पे अगर आप वर्चुअल इमेज की बात करो, ठीक है, तो वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। तो वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो अगर इरेक्ट इमेज है ना, तो उसका मतलब क्या है कि फिर हाइट ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, जानदार शानदार तरह से क्लियर है सर, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एच आई नेगेटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो एच आई कैसा हो जाएगा अपने पास में, पॉजिटिव, ठीक है। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस का जो स्लाइड पे लिखा हुआ था पूरा मसला, उसका भी स्क्रीनशॉट देने का मौका आपको मिलेगा, ठीक है। हो गया ये वाला फंडा पूरा क्लियर, यस सर, ये वाला फंडा पूरा बाकायदा क्लियर हो चुका है, इसको निपटाया जाए। और उसके बाद फिर स्लाइड पे जो चीजें लिख कर रखी हुई हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बताइए ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर पूरा समझ में आ गया क्या? यस सर, यहां तक का फंडा शानदार तरह से क्लियर है। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही जानदार शानदार तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी हैं, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है, हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।